हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वापस से अपनी एचईसी क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ चीज़ें हो गई थी। जो छूट गई थी उनको स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं कंटिन्यू थी, कुछ ऐसे काम आ गए थे। कोई ऐसे सीरियस नहीं है जो बताए जाए, बट हाँ ऐसे काम आ गए थे जिसमें मैं थोड़ा सा पारिवारिक कामों में, कुछ अपने कामों में ऐसा बिज़ी हो चुका था कि शेड्यूल नहीं डाल पाया। आप में से कई लोगों के मैसेज आए कि सर लेक्चर नहीं डल रहे हैं। चलिए थैंक्स, आप लोगों ने कंसर्न किया, आप लोग थोड़ा सीरियस हैं। आप लोग बताना चाहूँगा, मैं जो टेस्ट पेपर भेजा था वो MPPSC के क्वेश्चंस, उसके आंसर मुझे टोटल 22 लोगों ने लिख के भेजे, 22। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि आप आंसर राइटिंग के लिए कितने सीरियस हैं। और दूसरी बात, उससे ज़्यादा लोगों ने मैसेज करके पूछ लिया कि सर क्लास कब लेंगे। चलो ठीक है, लिख नहीं रहे तो कम से कम कर तो रहे हो क्लास, क्योंकि आज मैंने वादा किया था कि आज करेंगे, इसलिए इतने लेट नाइट इसको मैं वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ी देर बाद बना रहा हूँ। कुछ सवाल उठ के बार बार आ रहे हैं, जैसे कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर क्लासेस ओपन होने वाली हैं क्या। तो मैं आपको आंसर दे दूँ, मुझे नहीं पता। कई लोगों ने बताया कि सर शायद ऐसी क्लासेस ओपन होंगी कि टीचर्स पढ़ाएंगे, आईडी वाईडी पासवर्ड वगैरह आएगा। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं है। अब ये एक्चुअल में सच्चाई है कि हम इतने बड़े लेवल के टीचर नहीं हुए हैं कि हम लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट का कुछ अपडेशन हमें मिले। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, एकदम टोटल जो होगा देखा जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर अभी आज 30 मई या 29 मई जो भी है इस तारीख, अगर इस तारीख को क्लास ओपन करने की बात की जाती है कि हम 15 जून से कर रहे हैं या 20 जून से कर रहे हैं, कृपया इंदौर ना जाएं। ये टाइम सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जाने के लिए। अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान हो तो, जो बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ लिख के बोल रहा हूँ, बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ। हम लोगों के लिए थोड़ा मामला इस टाइम गड़बड़ है, सरकार की अपनी मजबूरी है। अनलॉक 1 आज डिक्लेयर कर दिया है, 30 है, शायद 30 तारीख है आज, 30 मई अनलॉक 1 डिक्लेयर कर दिया है। अच्छी बात है, सरकार के लिए इकोनॉमी खोलना मजबूरी है, लेकिन हम लोग बच के चलें तो फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि मामला अब और गड़बड़ होगा, स्प्रेड बढ़ेगा। तो ये इंदौर जाने का सही टाइम नहीं है। कोचिंग खुलती है नहीं खुलती है वो बात की बात है। हमारे एक बहुत ही अग्रज हैं, बहुत ही दिग्गज हैं, उनने एक इंटरव्यू दिया जिसमें थोड़ा हंसी सी आ रही है इंटरव्यू देख के, कि आधी क्लासरूम की स्ट्रेंथ कर देंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे, सब चलता है, टीचर्स को पीपी किट पहनाएंगे, कुछ भी। इज़ इट पॉसिबल कि पीपी किट पहन के पढ़ा सके कोई आदमी? 1000 टाइम बेटर है ऑनलाइन माध्यम पे जाया जाए। पीपी किट पहन के पढ़ाने से 1000 टाइम बेटर है मैं ऑनलाइन माध्यम पे जाऊँ। जब मेरा चेहरा ही नहीं देख पाओगे आप, तो आप बोर्ड पे मेरी कहानी सुनोगे। कोरोना के चक्कर में 1-to-1 इंट्रैक्शन तो ज़ीरो हो चुका है, और वो रहेगा ज़ीरो, लिख के रख लो। जैसे कि आज से पहले की टाइम है, हम लोगों ने एक सवाल के लेकर 10-10 लोग घेर लेते थे, हमने वो भी टाइम फेस किया है। हमने साथ में होली भी खेली है, टीचर्स डे के दिन एक साथ वो झुंड में भीड़ थी, वो भी देखा है। न्यू ईयर के टाइम देखा है, 14 नवंबर देखा है, सब किया है भीड़ बना बना के। लेकिन अब वो सीन नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। और ये कहना आसान है, मैंने पीपी किट तो नहीं पहनी एक्चुअल में, लेकिन जब मैं इंटर में वो करता था 2015 में एक HIV पेशेंट आई थी लेडी, जिसको एक्सट्रैक्शन कराना था, दांत निकलवाना था। तो उसकी हिस्ट्री में लिखा था HIV पॉजिटिव, नहीं लिखा होता तो हमको पता भी नहीं चलता। तो उसकी हिस्ट्री में HIV पॉजिटिव था, तो प्रोफेसर तक खबर लगी, तो वो बवाल सा सीन। तो एक पेशेंट ड्रैप करके आती थी, PPE का छोटा भाई होता है, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का छोटा भाई होता है, उस जैसी एक ड्रेस होती है जो पहननी पड़ती है HIV जैसे पेशेंट को डील करते रहे। तो वो पहनी थी। दांत निकालना उस टाइम हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत डेली रूटीन का काम था, लेकिन वो किट पहन के दांत निकालना, 12 से 13 मिनट लगे होंगे उस प्रोसेस में, लेकिन 12 से 13 मिनट में प्राण निकल गए थे साहब। तो अब आप सोचो कि एज ए टीचर उसको पहन के क्लास में इस बोर्ड पे यहाँ से वहाँ तक चलना। जैसे मैं पर्सनल खुद की बात करूँ अपनी, तो मेरा तो जब मैं क्लास लेता था तो मेरा दिन का वॉक मोबाइल बताता था कि मेरा दिन के फुट स्टेप और वॉक हो चुके हैं 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर। मैं इतना चलता था,
और मैक्सिमम बोर्ड पे चलता था, मतलब 5-1 किलोमीटर तो दिन की क्लासेस में चल लेता हूँ, इधर से उधर गोल घूमते हुए, बोर्ड पे भटकते हुए। इतना पीपीई किट पहन के मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं मर जाऊँ, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा भाई, ना मेरे घर वाले करना चाहेंगे। अब बात ये उठती है कि क्या क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, टीचर्स जाएंगे। हर्ष ने मुझसे पूछा तो क्या आप चले जाओगे, तो अपन ने साफ बात बोला कि अपन वैसे बहुत सख्त आदमी है, लेकिन पैसे को देख के पिघल जाते हैं। तो अगर पैसा, हम पिघल सकते हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन का इस टाइम जो सबसे पहले, क्योंकि मेरा हमेशा से थ्योरी एक ही रही है, फैमिली फर्स्ट, हेल्थ सेकंड, देन पढ़ाई, देन पैसा। पढ़ाई पैसा आगे पीछे हो जाता है। तो भैया पहले अपना ख्याल रखना ज़रा ध्यान से। हाँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। और जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे मैंने सबका रिप्लाई कर दिया जहाँ तक ख्याल है। मेरे पास और कुछ बताने के लिए, शेयर करने के लिए इस टॉपिक पे नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक उठाते हैं नया। हमने जितने कंप्लीट करा है, मैं तो सिलेबस बाय सिलेबस बताते जा रहा हूँ। आज उठाते हैं अपने कोर पॉइंट का आखिरी तीसरा टॉपिक, भ्रष्टाचार वाला चैप्टर। भ्रष्टाचार वाले के बाद मैं अभिवृत्ति स्टार्ट करूँगा, और अभिवृत्ति के बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका कौन सा चैप्टर, सामवेगिक बुद्धिमत्ता। सामवेगिक बुद्धिमत्ता सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि उसको जूम क्लास में कर लिया था, और अभिवृत्ति सेकंड क्लास इसलिए रखा है क्योंकि वो मैंने अपनी हॉल की क्लास में कंप्लीट करा दिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट, 80% हो चुका था, 80-90%। ठीक है। हाँ, कई लोगों को लग सकता है लेक्चर्स छोटे हैं, तो हाँ छोटे हैं, लाइव इंटरेक्शन नहीं है तो इसलिए लेक्चर छोटे हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग अगर होती तो थोड़ा बड़ा रहता, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। लाइव इंटरेक्शन नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, तो टाइम कम लगता है, कहानी जैसे इससे जैसे सुना के समझा के निकल जाते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को बोला है एथिक्स अपन यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में पूरा करेंगे तो करेंगे। हाँ, विचारक का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि विचारक के लिए थोड़ा सा एक माहौल लगता है। विचारक के साथ ऐसा सीन लगता है कि आपने आज पढ़े और कल आंसर, उसके क्वेश्चन आंसर करें, उसको साथ साथ में प्रैक्टिस लगती है, वरना वो नहीं हो पाता। तो उसका मैं नहीं कह सकता कि ऑनलाइन होगा कि नहीं, लेकिन बाकी अपना जो है, जो मैं बोला हूँ वो हो गया। कई लोगों ने सोचा होगा इसका शौक़ पूरा हो गया, अब ये नहीं पढ़ाएगा, तो ऐसा शौक़ नहीं है पढ़ाने का। शौक़ तो अच्छा लगता है पढ़ाना आज भी, अगर पूरा हो गया होता तो छोड़ दिए होते इस फील्ड को भी। पैसे कमाने के लिए दूसरे रास्तों की कमी नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि बीए करके बैठे हैं तो परेशानी में आ जाए, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए आ जाते हैं। कहाँ पे आती है कहानी, भ्रष्टाचार। लंबा टॉपिक है, ठीक, 7-8 लेक्चर लग जाएंगे ऐसा लगता है। लग जाने चाहिए। सबसे पहले तो हमारा सबसे स्वादिष्ट अचार, भारत का फेवरेट, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है क्या? एक घिसी पिटी सी परिभाषा लिखने का तरीका। भ्रष्ट मतलब बिगड़ा हुआ, आचरण मतलब व्यवहार करने का तरीका। इन दोनों को मिलकर बनाया गया शब्द है भ्रष्टाचार, सबको पता है। या फिर इंग्लिश का करप्ट शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, जो था कार्पेटस, जिसका मतलब था तोड़ना या नष्ट कर देना। मतलब एक तो नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, उसको तोड़ना नष्ट कर देना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की कभी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती, सब अपने अपने हिसाब से अब उनके आसपास जैसा भ्रष्टाचार पाया जाता है डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे सही डेफिनेशन जो पेपर में लिखने में काम में आएगी मेरे हिसाब से, वो रहेगी संथानम समिति की दी हुई रिपोर्ट। 1962 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, के संथानम साहब की अध्यक्षता में, जिनका काम था भ्रष्टाचार के मामले पर अनुशंसाएं देना। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, कैसे समाप्त कर सकें, इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देना काम था। 1964 में इन्हीं की रिकमेंडेशन पर सतर्कता आयोग की शुरुआत की गई। अच्छी चीज़ थी, कहानी कोई बुराई नहीं है। इस संथानम साहब ने एक डेफिनेशन दी कि भ्रष्टाचार क्या है, लोक सेवा में भ्रष्टाचार क्या है। तो इनने कहा, सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपने काम को करने के दौरान किसी काम को अपने स्वार्थ के कारण करना या किसी काम को जानबूझ के ना करना भ्रष्टाचार कहलाता है। अब जरा देखो, डेफिनेशन तो लिखी लिखाई मिल जाएगी, समझो बात का मतलब। संथानम ने बोला कि आप हो सिविल सेवक, और आप सिविल सेवक हो, आपने सिविल सेवक होने के साथ साथ आपके पास एक काम आया जिसमें आपको देना था किसी आदमी को रेत का ठेका, और आपने रेत का ठेका देने के लिए एवज में मांग लिए पैसे, भ्रष्टाचार। तो किसी काम के अपने स्वार्थ के बदले करना, आपने स्वार्थ के लिए किया, अथवा किसी काम को जानबूझकर नहीं करना। आप पुलिस स्टेशन गए हो FIR लिखाने, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सामने वाले ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा। कई कारण हो सकते हैं। नई रिपोर्ट लिख रहा क्योंकि उसको पैसे चाहिए रिपोर्ट लिखने के, नई रिपोर्ट लिख रहा कोई और कहीं से पैसे मिल चुके हैं,
नई रिपोर्ट लिख रहा है क्योंकि अगर रिपोर्ट लिखेगा तो उसके ऊपर उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी, उससे सवाल पूछे जाएंगे, मोबाइल चोरी का केस आया था उसका क्या हुआ, उससे बचने के लिए नहीं लिखा। ये भी क्या है, भ्रष्टाचार। एकदम सीधा सा कहानी है, लिखने लिखाने की तो अपन कर लेंगे और समझने में भ्रष्टाचार। कोई भारत जैसी जगह में, वो हिंदी मीडियम का डायलॉग बड़ा अच्छा है मेरे को यह लगता है, जब वो काउंसलर पूछती है इरफान खान साहब से कि आप अपनी बच्ची को गरीबी पॉवर्टी का कंसेप्ट कैसे बताएंगे, तो उन्होंने बोला बताने की ज़रूरत क्या है, भारत में हर जगह दिख जाती है, सिग्नल पे, रोड पे। तो वैसे ही भारत में भ्रष्टाचार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह दिख जाता है। ठीक, हाँ सच है, हर जगह दिख जाता है भ्रष्टाचार। आप अपने आप से पूछना, आपको भ्रष्टाचार की 500 डेफिनेशन मिलेगी, अपने दिल से पूछना खुद कितने ईमानदार हो, तो आपको भ्रष्टाचार की कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल बात करते हैं के संथानम साहब की डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत अच्छी है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता, नाम सुना होगा। इंडियन पीनल कोड की धारा 161 से, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 161 से 165 तक का जितने भी धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता मतलब किसी मुजरिम को कोर्ट में जो पेश करवा के जो पूरी कानूनी कार्रवाई चलती है ना आपराधिक कृत्य की, वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही चलती है, जिसमें 161 से 165 तक की जितनी भी धाराएं हैं वो सब भ्रष्टाचार को उजागर करती है। और साथ ही साथ भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, जिसको समय समय पर संशोधित किया गया। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इनकी बात की जाए ना तो इनने भ्रष्टाचार को अपनी एक अलग तरीके से डिफाइन किया, इनने काम बता दिए कौन कौन से काम भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, आईपीसी भी बहुत पहले बनी थी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में बना था। इन दोनों के हिसाब से जो काम भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, जैसे उस ज़माने के हिसाब से हैं, अभी करंट में थोड़े से और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है, लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से क्या क्या चीज़ डाली गई थी इनने बोला था कि कोई भी अगर सिविल सेवक अपने वेतन के अतिरिक्त किसी भी आदमी से उपहार लेता है, उपहार मांगता है या उपहार स्वीकार करता है, मतलब ये वाला सीन कि मैंने बोल दिया मैं तेरा काम कर दूंगा, बदले मेरे को तू क्या काम करना, मेरे को 500 रुपये दे देना, गलत है। मैं तेरा काम कर दूंगा, बदले में तू 500 मत देना, तेरी दुकान मिठाई की है तो 5 किलो मिठाई पहुँचा देना, गलत है। तो यहाँ से एक मामला हट सकता है कि साहब हमने मांगा थोड़ी, उसने खुद ने ला के मिठाई दे दी, तो वो लेना भी मना है, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। अब ज़रा ज़बरदस्ती ज़्यादा तेज़ दिमाग मत चलाना कि साहब उसने मिठाई लाया एक डब्बा और सबको एक एक पीस खिलाया तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। सबको व्यवहार पता है, नेचर पता है, ये नहीं आएगा। सबको पता है कि कौन सा भ्रष्टाचार किस केस में आना है, कौन सा नहीं। जहाँ मजबूरी में दे वो भ्रष्टाचार, जहाँ खुशी से दे दैट्स अनदर थिंग। ठीक, लेकिन खुशी से इसलिए ना दे कि आपने उसका काम तय सीमा से पहले किया है, कि एक अमीर और एक गरीब दोनों का काम साथ में आया था, आपने अमीर का पहले कर दिया तो उसने खुशी से आपको घूस दिया, वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा पहले पाएगा। ठीक, किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान वस्तुएं लेना जिससे आपको सरकारी काम पड़ता हो, वो भी मना रहता है। किसी अपने पदवी का ऐसा प्रयोग करना, अपनी स्थिति का ऐसा प्रयोग करना जो भ्रष्ट तरीके से लाभ प्राप्त होता है। मैं आपका टेंडर पास कर दूंगा साहब क्योंकि मैं औद्योगिक विकास निगम का अधिकारी हूँ, बदले में मेरे साले की नौकरी लगा देना, ये भी भ्रष्टाचार है। आय से अधिक स्रोतों का रखना, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी साल भर की कमाई है 1 लाख रुपए, तुम्हारी प्रॉपर्टी है 10 लाख की, तुम्हारी महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये, तुम आईफोन 11 लेके घूम रहे हो, तो कहाँ से आया? आय से अधिक स्रोत आए कहाँ से, उसका ब्यौरा दो। ठीक, जालसाजी, धोखाधड़ी, गबन करना सब किस में आते हैं? भ्रष्टाचार में आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 बोल रहा है। ठीक, या फिर इंडियन पीनल कोड की धारा 161 से 165 बोल रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 4-5 चैप्टर लगेंगे भ्रष्टाचार में। थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, जितना जितना हो रहा है उतना कवर करते जाओ। जिस दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितने डाउट हो सब पूछ लेना और डाउट पूछना। ठीक, क्या भ्रष्टाचार का विभाजन हो सकता है? भाई साहब बिल्कुल भ्रष्टाचार का विभाजन हो सकता है। जैसे कि एक सिंपल सा सीन देखो, इमेजिन करो, बिल्कुल किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, सब प्रोफेशन अपनी जगह महान है। और जिस प्रोफेशन का एग्जांपल अभी लेने जा रहा हूँ, दोनों प्रोफेशन इस समय तो सबसे ज़्यादा नोबेल माने जा रहा है, कोरोना वॉरियर के रूप में आगे आते हुए पुलिस और डॉक्टर्स। अगर किसी पुलिस वाले ने एक सब्जी लगाने वाले ठेले से 50 रुपये की रिश्वत ली, भ्रष्टाचार है। किसी सरकारी डॉक्टर ने किसी आदमी का इलाज करने के बदले उससे 100 रुपये मांग लिए, भ्रष्टाचार है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करना, ये भ्रष्टाचार जो किया गया
वो किसी गरीब दबे कुचले आदमी से उसको दबाकर उसको पीड़ा देकर लाभ कमाया गया कि नहीं किया गया? कमाया गया, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ज़्यादा पावरफुल बंदा था इसने बल का प्रयोग किया ना। इसको कहते हैं बल प्रयोग भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार जिसको करने के लिए बल का प्रयोग किया जाए कहलाता है क्या? बल प्रयोग भ्रष्टाचार। इसमें सामान्यतः बल प्रयोग भ्रष्टाचार निचले स्तर पे देखा जाता है, छोटे लेवल पे देखा जाता है, बड़े लेवल पे नहीं। ठीक, वहीं दूसरा केस पे आते हैं पर विजय माल्या भाई साहब आए, मैं पार्टीगत नहीं जा रहा, कांग्रेस के टाइम पे लोन लिया, भाजपा के टाइम भाग गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर भागा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बड़े लोगों के बीच में सेटिंग हुई होगी। डिस्क्लेमर, ऐसा विभिन्न साइटों से पढ़ के इंटरनेट पे मिली सूचनाओं के आधार पे बताया जा रहा है, साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। तो कोई मुझे मैसेज करके मत चालू हो जाना कि कांग्रेस की गलती की भाजपा की गलती। और जिहालत की हद है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे कांग्रेस भाजपा में तुम जैसे लोगों का शामिल होना जो पीएससी एस्पायरेंट हैं, जिनको इतना समझ आना चाहिए ये हमारे लिए नहीं बना है। हाँ, मज़े लेना वाली बात अलग है, लेकिन बेअक्ली में नहीं घुसना बेकार बात है। मज़े उतने लो जितने ठीक हैं, मतलब दिन भर ही मज़े लो वो भी सही नहीं है, पर छोड़ो। तो कहीं ना कहीं वो सेटिंग हुई, उस सेटिंग में किस किस को फ़ायदा हुआ? जिन बड़े लोगों ने सेटिंग की और विजय माल्या दोनों फ़ायदे में हुए। तो क्या ये वाली सेटिंग छोटे स्तर पे देखने को मिलेगी, सब्जी के ठेले वाले में और पुलिस वाले में? हाँ, ये सेटिंग हमेशा किस लेवल पे होगी? ऊपर के लेवल पे। इसमें कहीं बल का प्रयोग किया गया क्या? ये दोनों के आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है, मुझे भी फ़ायदा होगा और तुझे भी फ़ायदा होगा। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को नाम दिया जाता है कपटकारी संधि भ्रष्टाचार। कपटकारी, दोनों कपटी लोग हैं, दोनों ने संधि करी और मिलके क्या कर दिया? भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कपटकारी संधि भ्रष्टाचार। ठीक, बराबर सी। तो दो तरीके से भ्रष्टाचार को डिवाइड किया मैंने, बल प्रयोग भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर है जिसमें बल का प्रयोग होता है, दूसरा कपटकारी संधि भ्रष्टाचार जो ऊपर के स्तर पर है जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता है। इस ऊपर के स्तर में हाई क्लास की ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईएफएस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े नेता ये शामिल होते हैं, बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं कपटकारी संधि भ्रष्टाचार में। और बल प्रयोग में निचले स्तर के कर्मचारी शामिल होते हैं। आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 जो भारत में आया उसमें बार बार संशोधन किए गए। उसमें एक संशोधन किया गया 1988 में, और संशोधन के तहत उसमें एक धारा जोड़ी गई, धारा 12, जिसमें कहा गया कि भाई साहब रिश्वत लेना तो अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है। मतलब अगर आप रिश्वत दे रहे हो तो आप भी अंदर पकड़े जाओगे और उतनी सज़ा मिलेगी जितनी रिश्वत लेने वाले को मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, एक भूखे के सामने आप बार बार फल दिखाओगे तो वो तो खाएगा। तो वही वाला सीन है कि आदमी की अपने अंदर कंट्रोल तो है, लेकिन आप उसको बार बार लालच देके उसको बरगला रहे हो, बेईमानी के रास्ते पे ला रहे हो। और इतना ही कोई कड़क नहीं होता है कि हमेशा संयम रख सके। अगर आप ऐसी चीज़ शक्करखोरों के सामने अगर मिश्री रखोगे तो खाएगा, तो वही वाली सीन है। तो उसमें बराबर सज़ा दी जाएगी, लेकिन अब मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर सर ये वाली बात सच है तो क्या वो सब्जी का ठेला वाला जिसने 50 रुपये दिए पुलिस वाले को वो भी जेल जाएगा? नहीं। जहाँ पर भ्रष्टाचार इस कारण हुआ है क्योंकि एक व्यक्ति पावरफुल था और दूसरे को दबा कर पीड़ित करके उससे पैसे लिया गया, पीड़ा देके, वहाँ पे वो दुष्प्रेरण मतलब एक होता है उत्प्रेरण, सामने वाले मोटिवेट करना अच्छी चीज़ के लिए, दुष्प्रेरण बुरी तरीके से लालच देके फंसाना टाइप का। तो जहाँ पर भी बलपूर्वक या बल प्रयोग भ्रष्टाचार होगा वहाँ पर दुष्प्रेरण का शिकार पीड़ित को नहीं माना जाएगा, दुष्प्रेरण करने के लिए जिम्मेदार पीड़ित को नहीं माना जाएगा और उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल धारा 12 अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। लेकिन जहाँ कपटकारी संधि भ्रष्टाचार है वहाँ पर दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। ठीक, भ्रष्टाचार के प्रकार में एक और प्रकार की बात कर सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार को दो तरीके से डिवाइड किया, कानून संगत भ्रष्टाचार और कानून विरोधी भ्रष्टाचार, अकॉर्डिंग टू रूल और अगेंस्ट द रूल। कानून संगत भ्रष्टाचार, पहले तो कानून विरोधी भ्रष्टाचार एकदम सीधा सा सीन है, मुझे टेंडर पास करना है और उसमें कहा गया है कि नीची बोली लगाने वाले को दूंगा मैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले ही मैंने उसकी सेटिंग कर ली कि सबसे नीची बोली कौन लगा रहा है, लिफाफे खोल के बता दिया आपको,
और सेटिंग करके आपको पैसे लेके दे दिया, वो तो कानून विरोधी भ्रष्टाचार है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, आपसे आपका काम करने के बदले एक फ्लैट ले लिया, कानून विरोधी भ्रष्टाचार है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आपका काम करूँगा, बदले में पैसे लूँगा, वो तो है। लेकिन कानून संगत भ्रष्टाचार क्या? हमारे एक बड़े परम प्रिय हैं, उनने एक बड़ा शानदार सीन बताया था कि साहब कलेक्ट्रेट ऑफिस से आखिरी बस निकलती है 4:30 बजे फलाने गांव की। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उस गांव के किसी भी आदमी का काम आप 4 बजे तक मत करो। 4 बजे तक आप कलेक्ट्रेट ऑफिस के क्लर्क ने काम नहीं किया तो 4 बजे गाँव वाले आएंगे और आखिरी बस है 4:30 की। अगर वो बस चूक गई तो गांव जाना मुश्किल हो जाएगा। वो उस टाइम ऑफ़र करेंगे पैसे, सर मेरा काम स्पीड में कर दो। कहीं कानून का उल्लंघन किया क्या उसने? पूरे कागज़ पत्तर एकदम सही थे, एकदम सही थे, लीगली उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए थी जो चीज़ वो मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे लिए? बिल्कुल लिए। कानून संगत भ्रष्टाचार, काम को जल्दी कराने के लिए भ्रष्टाचार। एक तो भ्रष्टाचार होता है गलत काम कराने के लिए, जिसे कहते हैं कानून विरोधी भ्रष्टाचार, और एक काम होता है सही काम को तेज गति में कराने के लिए, उसे कहते हैं कानून संगत भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को अपन दो तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं बल प्रयोग भ्रष्टाचार में और कपट संधि भ्रष्टाचार में, और दूसरा बांट सकते हैं कानून संगत भ्रष्टाचार में या कानून विरोधी भ्रष्टाचार में। लोकतंत्र के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, कानून संगत भ्रष्टाचार या कानून विरोधी भ्रष्टाचार? आपने अपने दिमाग में सोच लो। जितने लोगों ने सोचा है कानून विरोधी भ्रष्टाचार ज़्यादा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, आपका आंसर गलत है। कानून विरोधी भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे जाता है। जब कागज़ों का पुलिंदा खुलता है तो उसमें दिख जाता है कि शर्मा जी के कागज़ सही थे, पाठक जी के कागज़ गलत थे, फिर भी पाठक जी को लिया गया, मतलब इनने भ्रष्टाचार किया। पकड़ना आसान है, इसलिए ज़्यादा रिस्की नहीं है। ज़्यादा रिस्की कानून संगत भ्रष्टाचार, हर बार एक नए रूप में आ जाता है। आपसे पैसे नहीं ले रहा वो आपका काम जल्दी करने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप भ्रष्टाचार में दिमाग दौड़ाना, लिखने का क्या कंसेप्ट है उतना मैं समझा दूंगा, बाकी दिमाग अपना दौड़ाते जाना। उसने पैसे नहीं लिए आपसे आपका काम जल्दी करने के लिए। आपसे पूछा कि आपका धंधा क्या है, तो आपने बोला साहब ढाबा है बाईपास पर। किसी दिन वो आपसे पास आया, और जी कुशवाहा साहब क्या मुझे, तो कुशवाहा साहब ने कहा साहब आपकी राज में जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कुशवाहा साहब के ढाबे पे आए, कुशवाहा साहब पैसे लेंगे उससे? अगर कुशवाहा साहब दोस्ती यारी सम्मान में पैसे ना लें, उनकी पर्सनल मर्जी है, पर यहाँ पैसे क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि अगली बार काम क्या हो जाए, स्पीड में हो जाए। यह है कानून संगत भ्रष्टाचार। सामने वाले ने काम करने के एवज में इनडायरेक्ट तौर पे खाना खिला दिया, 100-500 हज़ार रुपये वहाँ पे हो गए, ये रिश्वत में मांगता, कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल में क्या है, भ्रष्टाचार है। अगली बार कुशवाहा जी मिश्रा जी साथ में आएंगे, साथ में कोई एक और जी को पकड़ लेते हैं, कोई भी जी पकड़ लो, जी आएंगे साथ में, तो अब मिश्रा जी, जी और कुशवाहा जी साथ में हैं, तो सामने वाला जो बाबू खाना खा के आया कुशवाहा जी के यहाँ, पहला काम किसका करेगा? कुशवाहा जी का। कौन सा भ्रष्टाचार है? कानून संगत भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आगे लेक्चर्स और चलते रहेंगे। बी सेफ, घर पर रहें, बिल्कुल घर पर रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आगे लेक्चर अब कंटिन्यू हो जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा सीरियस लेने की कोशिश करो। आप लोग इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हो, मामला गंभीर है। मैं अपनी तरफ से बार बार बता रहा हूँ, सबको अपना अपना कोरोना में कंट्रीब्यूशन है। मेरा शायद यही कंट्रीब्यूशन है आप लोगों को समझाना कि मामला गंभीर है, अपना सेहत का ख्याल रखें। अगर आप लोग इसको रख लेते हैं तो अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को तब से समझा रहा हूँ जब ये कोरोना के लॉकडाउन टाइप की चीज़ों की बात भी नहीं आई थी। क्लासों में भी चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने कि मामला गंभीर है। कुछ लोगों ने तब भी नहीं माना था, कुछ अभी भी नहीं मानेंगे। आप में से कई लोगों के वीडियोस व्हाट्सएप पे दिखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, नदी नर्मदा माता के चरणों में तैरने जाते हुए। ओ मेरे प्रभु, ओ भक्ति में विलीन साधु, ओ अल्लाह मियाँ को पूछते हुए फ़कीर, तू प्रभु थोड़ा एहसान कर इस देश पे अपने आप पर। तुम भारत के युवा हो, और वो युवा हो जो उस टाइम बेरोजगार हो। तुम्हारा अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी में योगदान शून्य है इस टाइम। अनलेस एंड अनटिल अपने पिताजी के पैसे लेके किसी दुकान से कोई सामान खरीद के उसमें जीएसटी भरने के अलावा। तो अगर आप थोड़े दिन ये जीएसटी भरने की कृपा नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। घर पे रहे, सेफ रहे, दूसरों को भी रखें।
ये जो एज है इसमें आप बिना बाहर निकले नहीं रह सकते, कहना बेवकूफ़ी है, सब रह जाते हैं, थोड़ी अकल लगाए, बाकी जीवन आपका। लेकिन यहाँ पे मामला गलत है ना यार, यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल सकता जीवन आपका सोच आपकी, क्योंकि आपकी जो गलतियाँ हैं वो पूरे परिवार पे भारी पड़ेंगी, और परिवार के साथ आसपास के परिवारों पे भी भारी पड़ेंगी। एक चेन रिएक्शन है ये, थोड़ा बचे साहब, बचे। सरकार के पास खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास है, अपना अपना देखें, है ना। तो फिर इसी के साथ अगली कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।